प्रेजेंट माई सेल्फ डॉक्टर गीता अरोड़ा। आज मैं अपने हेल्थ अवेयरनेस चैनल में लेकर आई हूँ फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम होना। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, कंधा जाम होना एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, हमारा शोल्डर ज्वाइंट जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ये सबको पता है और काफ़ी हैवी ज्वाइंट है ये। और इसके अराउंड में जो हमारे टिश्यूज रहते हैं जो सभी स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी शोल्डर की मूवमेंट होती है। इन्हीं टिश्यूज के स्ट्रक्चर को इकट्ठे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। अगर ये कैप्सूल टाइट हो जाता है, जिसको मूव करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसी को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, कंधा जाम होना कहते हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, अगर इसी कैप्सूल के अराउंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो गया है, स्कार टिश्यू बन गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है जो इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, वो अगर कम हो गया है तो उसकी वजह से भी कंधा जाम हो जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर एक्चुअल में कंधा जाम होना रहता है, लेकिन इसके काफी मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको इसको रीजंस बताकर आपको दूर करती हूँ। इसके रीजंस काफी हो सकते हैं, कुछ तो शोल्डर से रिलेटेड रहते हैं इसके रीजन, कुछ नॉन शोल्डर मतलब शोल्डर से रिलेटेड भी नहीं है, फिर भी उसका पेन जो है शोल्डर में आ रहा है। देखिए, जो शोल्डर रिलेटेड जो इसके रहते हैं रीजन क्या है, रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है कभी, मतलब फोल्ड डाउन हो गया है, गिर गए हैं हम अपने शोल्डर के सहारे, हम जब गिरे हैं तो पूरा वेट हमारा शोल्डर के ऊपर आ गया है, तो हमारे शोल्डर के ऊपर एक रोटेटर कफ रहता है। ये रोटेटर कफ क्या है, हमारी रोटेटर कफ के अंदर 4 मसल्स होती हैं, डेट इज SITS। इसमें क्या रहता है, एक हमारी मसल रहती है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। तो ये अगर चारों मसल्स, इसमें से एक या फिर चारों मसल ये टियरिंग हो गई हैं, हम फोल्ड डाउन हो गए हैं, पूरा बॉडी का वेट हमारे शोल्डर के ऊपर आ गया है, तो अगर रोटेटर कफ इंजरी हो गई है तब भी पेशेंट को शोल्डर में पेन आएगा। पेशेंट का जो शोल्डर है फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा रीजन इसका क्या है, अगर फोल्ड डाउन हो गया है, आर्म में कहीं फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर की वजह से जो आर्म है उस पे स्लिंग लगा हुआ है, मतलब पट्टा लगाकर रखा है पेशेंट ने 1.5 महीने तक उसने पट्टा लगाने के बाद कोई हाथ की स्ट्रेचिंग नहीं की, उसको पूरा इमोबिलाइज रखा है, उसकी वजह से भी कंधा जो है जाम हो जाएगा। ऑब्वियस है, जब आप किसी ज्वाइंट को यूज नहीं करेंगे, इसको इमोबिलाइज रखेंगे, तो ये कंधा जो है आपका जाम हो जाएगा, जो धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बैड पोस्चर। कई बार क्या होता है, हम लोग सोते हैं, बहुत से जो है लोगों का जो सोने का पोस्चर है काफी गलत रहता है, मतलब पेशेंट ऐसे सोया है, अगर हम पूरी रात भर ऐसे सोए हैं या फिर हम कंटिन्यू हमारा सोने का पोस्चर ऐसा रहता है जिसमें हमारा शोल्डर का देखिए पूरा जो मूवमेंट है ये हमारा अंदर की तरफ आ रहा है, पूरा हमने वेट अपना हेड का अपने शोल्डर के ऊपर दे रखा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो है इसमें आपका स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे आपका जो कैप्सूल जो है टाइट हो जाएगा, जिसको मूव करना काफी टफ हो जाता है। और जो आजकल काफी चीजें देखने को मिलती हैं, जिम का एक्सरसाइज का काफी ज्यादा क्रेज हो गया है लोगों में, तो जिम करते हुए बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं और रॉन्ग पैटर्न से भी बहुत लोग करते हैं, जिसकी वजह से भी शोल्डर का जो कैप्सूल है टाइट हो जाएगा या फिर टीयरिंग हो जाता है। किसी किसी का ओवर वेट लिफ्ट करने से भी ये चीज टीयरिंग हो जाती है। तो इसका रीजन ये भी है, गलत ढंग से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसको सही ढंग से करिए। अगर आपने ओवर वेट उसको लिफ्ट कर लिया है या फिर आप गलत ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी आपका फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। हमारे जो शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर जो कैप्सूल है, जो पूरा टिश्यू कवर कर रहा है हमारे शोल्डर ज्वाइंट को, वो एक कैप्सूल बनाता है। अगर ये वाला कैप्सूल जो है साथ में इसके स्ट्रक्चर जो है एडिशन बन गया है, मतलब चिपक गए हैं, तो ये भी आपके एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी सेम, इसमें क्या रहता है, आपके कैप्सूल्स का इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन में क्या रहता है, धीरे धीरे आपका जो है इन्फ्लेमेशन पहले पेन कॉज करता है, उसके बाद ये स्टिफनेस करेगा, पेशेंट को पेन इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट अपना शोल्डर को मूव नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट थोड़ा सा भी फोल्ड डाउन हुआ है या फिर उसके कोई इंजरी हुई है, उसने जो है अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, मेडिसिन नहीं खाई, उसके बाद उसने प्रॉपर उसकी एक्सरसाइजेस नहीं की, उसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं की,
तो ये भी आपका फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पेन हो रहा है, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया प्रॉपर, तो आप उस चीज को ऑब्वियसली मूव नहीं करेंगे, शोल्डर को हिलाएंगे नहीं, तो जिसकी वजह से ये आपका शोल्डर जो है फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो सकता है। और जो आपके नॉन शोल्डर, मतलब शोल्डर्स का कुछ भी कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी शोल्डर में पेन आ जाता है, उसको बहुत बारी मिसकंसेप्शनली जो है फ्रोजन शोल्डर बोल दिया जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पेशेंट को अगर स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक में पैरालाइज हो गया है पेशेंट को, एक साइड का, पेशेंट ने बहुत महीनों तक उसको मूव नहीं किया, अपने शोल्डर को इमोबिलाइज रखा हुआ है, तो भी कंधा जो है जाम हो जाएगा, लेकिन वो फ्रोजन शोल्डर नहीं कहलाता। पेशेंट को कुछ भी डिजीज हुई है, डिजीज में जो है पेशेंट का शोल्डर को उसने मूव नहीं किया, वो भी आपका फ्रोजन शोल्डर लोग उससे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका रीजन कुछ और होता है। तो पेशेंट को पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करना है, मतलब अगर स्ट्रोक से रिलेटेड उसे कुछ प्रॉब्लम है तो पहले उसकी मेडिसिन करके फिर अपने शोल्डर को धीरे धीरे मोबिलाइज करे, धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करे। अगर पेशेंट को थायराइड है, पेशेंट जो थायराइड से जो सफर कर रहे हैं उनको भी फ्रोजन शोल्डर जल्दी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। जो वुमेन्स है अबव 40 ईयर ऑफ एज, उन्हें भी फ्रोजन शोल्डर होने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है, उसे भी फ्रोजन शोल्डर जल्दी हो जाता है, लेकिन क्या है, अगर उसे फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो पहले अपने डायबिटिक, मतलब अपने ग्लूकोज, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखे। अगर थायराइड वाले पेशेंट को हो गया है तो अपना पहले TSH लेवल, अपनी मेडिसिन प्रॉपर ले, उसका पहले ट्रीटमेंट करें, उसके बाद फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेस करें। और अगर कई बार क्या होता है, रेफर्ड पेन भी आता है पेशेंट को, मतलब पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक में भी लेफ्ट शोल्डर में पेन आ जाता है, तो इन रीजन की वजह से भी पेशेंट को शोल्डर पेन हो सकता है, जो एक्चुअल में फ्रोजन शोल्डर नहीं है। तो इसीलिए इन चीजों को आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। पेशेंट जब भी हमारे पास आता है, हम उसे पहले असेस करके देखते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं, एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। पेशेंट जो है बताता है कि मैम मुझे डेली एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम आती है। अक्सर गर्ल्स बताती है हमें कॉम्बिंग करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, जब हम अपने कपड़ों को डालते हैं हम वो नहीं डाल पा रही, मतलब उसमें ऊपर की मूवमेंट ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें पेशेंट जो है नहीं कर पाता। बॉयज जो बोलते हैं हमें शर्ट डालने में प्रॉब्लम आ रही है, हम अपने जब बटन्स बंद करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जब वो शू के लेसेस डालते हैं उसमें भी पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। तो पेशेंट की हिस्ट्री जानने पर हमें पता लग जाता है। गर्ल्स बोलती हैं, लेडीज बोलती है हमें कुकिंग करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जो है शोल्डर की मूवमेंट होती है तो वो नहीं कर पाती। तो पेशेंट अपने पेन से इतने ज्यादा परेशान हो जाता है। एक्चुअल में जो फ्रोजन शोल्डर का पेन होता है वो रात को इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट का सोना भी मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल में फ्रोजन शोल्डर का जो पेन है रात में इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जो आपका शोल्डर जो है इमोबिलाइज है रात को, मतलब वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज में होने के बाद जो कैप्सूल्स आपका पहले से टाइट है वो रात को और ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्थोपेडिक सबसे पहले पेन कम करते हैं, मतलब स्टार्टिंग की स्टेज में अगर पेशेंट आ गया है तो पेशेंट को नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, पेन किलर्स दी जाती हैं। पेशेंट को इससे काफी पेशेंट को इससे रिलीफ आ जाता है। फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट को काफी मोडालिटीज मशीन्स लगाई जाती हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड, IFT, जो आपकी हाइड्रोकोलेट्रल पैक है, ये सब लगाया जाता है पेशेंट को, और साथ में लाइट एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जिसका पेशेंट का जो है पेन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन क्या रहता है, पेशेंट आपके पास किस स्टेज में आ रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट की जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज फ्रीजिंग स्टेज। बिल्कुल अगर पेशेंट स्टार्टिंग में आपके पास आ गया है 1 to 6 मंथ तक, उसमें क्या रहेगा, पेशेंट को सिर्फ पेन रहेगा, मतलब उसकी रेंज ऑफ मोशन ठीक रहेगी, ज्यादा उसमें रेंज ऑफ मोशन कम नहीं मिलेगी आपको, लेकिन उसको पेन जो है बहुत ज्यादा होगा। उसमें पेशेंट का इन्फ्लेमेटरी स्टेज स्टार्ट हो गया है, मतलब इसमें जो है पेशेंट को आपको ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करवानी, मतलब पेशेंट को आपको उतना ही बोलना है कि वो जितनी एक्सरसाइज कर पाता है, मतलब एक्टिवली वो जितना कर पाता है उतना ही करवाइए, उसको आप फोर्सफुली कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करवाइए। और फिजियोथेरेपिस्ट जो है जेंटल मोबिलाइजेशन देता है, बिल्कुल हल्के हाथों से। बस अगर आप इससे ज्यादा टफ एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवा रहे हैं या फिर आप उसको बहुत हैवी मोबिलाइजेशन दे रहे हैं तो पेशेंट का इसमें जो है इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगा, जो आपको नहीं बढ़ाना।
तो इसीलिए पेशेंट को इसमें लाइट एक्सरसाइजेस बताइए जितना पेशेंट कर पाता है, और हल्की मोबिलाइजेशन, और पेन को कम करने के लिए आप मेडिसिन खाइए, मॉइस्ट हीट लीजिए जो मैंने आपको पहले भी बताया है अपने लास्ट वीडियोस में। और जब भी आप अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पहले आप मॉइस्ट हीट लीजिए, मतलब अपने जो शोल्डर को थोड़ा गर्म कीजिए, आप उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस कीजिए, तो आपको एक्सरसाइज करते हुए पेन कम होगा। और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा फिर से आप उसको हीट देके रेस्ट कर लीजिए, जिससे आपका जो है पेन भी कम हो जाएगा, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है आपकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रेंज ऑफ मोशन को आप धीरे धीरे इंप्रूव नहीं करेंगे तो वो उतना ही फ्रीज होकर फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए फ्रीजिंग स्टेट में जो आपको है पेशेंट को एक्टिवली वो जितना कर पाता है उतनी ही एक्सरसाइज करवानी है। सेकेंड स्टेज है फ्रोजन स्टेज। ये पेशेंट को कब आती है, जब पेशेंट का जो फ्रोजन शोल्डर है 6 से 12 महीने उसको हो गए हैं, तो वो फ्रोजन जो है स्टेज कहलाएगी। इसमें पेशेंट को पेन कम होगा, लेकिन उसको स्टिफनेस इतनी ज्यादा होगी कि पेशेंट अपने शोल्डर को मूव नहीं कर पाता, इतना ज्यादा अकड़न रहती है। मतलब पेशेंट जो हमारे पास आता है तो पेशेंट बोलता है मैम इसके बाद मैं कर ही नहीं पा रहा, मूवमेंट मेरी हो नहीं रही। तो अगर हम उससे ये मूवमेंट करवाते हैं इसके बाद वो नहीं कर पाता। पेशेंट को हम बोलते हैं कि सर के ऊपर हाथ लगाओ, पेशेंट ये भी नहीं कर पाता, उसका हाथ यहीं तक जाता है। पेशेंट से जब हम ये वाली मूवमेंट करवाकर देखते हैं तो पेशेंट बोलता है इतना ही हाथ जा रहा है, इसके बाद वो अपनी कमर को टच भी नहीं कर पाता। सोचिए अगर डेली लाइफस्टाइल में पेशेंट अपने हाथ सर को हाथ नहीं लगा पा रहा, अपने बैक को नहीं हाथ लगा पा रहा, इससे ज्यादा अपना हाथ नहीं मूव कर पा रहा, तो पेशेंट के लिए कितनी टफ सिचुएशन हो जाती है ये। तो इसमें क्या है, पेशेंट का स्टिफनेस इतनी ज्यादा होती है फ्रोजन स्टेज में, पेन लेकिन कम होगा। तो इस स्टेज में क्या करना है, पेशेंट को हमें पैसिव एक्सरसाइजेस करवानी है, मतलब थोड़ा थोड़ा असिस्ट करके हमें पैसिवली उसको जितना स्टिफ है उससे अबव वाली रेंज में उसको लेकर जाना है। मतलब इतनी अगर उसकी रेंज जा रही है तो उससे अबव धीरे धीरे उसकी रेंज हमें बढ़ानी है, और थोड़ा सा मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स भी हमें बढ़ाने हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स जो हैं और मोबिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से इस स्टेज पे करनी चाहिए। थर्ड स्टेज है हमारी थाइन स्टेज, मतलब आफ्टर 12 मंथ्स के बाद जो स्टेज आती है उसमें पेशेंट का जो है रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, पेन हल्का सा रहता है, स्टिफनेस भी कम होती है और रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। इसमें जो है फिजियोथेरेपिस्ट को अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए बहुत अच्छे से। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसकी एक्सरसाइजेस में थारा बैंड से आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसकी काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो अगर इन स्टेजेस में प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फ्रोजन शोल्डर बैड फ्रोजन शोल्डर बन जाता है, जिसको ट्रीट करना काफी टफ हो जाता है। अगर इस फ्रोजन शोल्डर को आप इग्नोर करते हैं, आप ट्रीटमेंट ही नहीं लेते, तो ये फ्रोजन शोल्डर आपका परमानेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको ध्यान से आप प्रॉपर ऑर्थोपेडिक के पास जाइए, ऑर्थोपेडिक के बाद इसकी अच्छे से फिजियो करवाइए, अच्छे से फिजियोथेरेपी स्टेप बाय स्टेप करिए। बीच बीच में आप विजिट लीजिए, आपने 3 दिन फिजियो करवाने गए हैं, 2 दिन आप घर पे कीजिए, उसके बाद दोबारा से आप उसकी गाइडलाइंस लेने दोबारा से जाइए। तो इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लीज इसका ट्रीट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइजेस लेके जा रही हूँ, तो प्लीज स्टे विद मी, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके बाय, टेक केयर।